वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इस नए चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी जो की थी पिछले चैप्टर में, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस जो हमें एग्रीकल्चर में फायदा करेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत हमें एग्रीकल्चर में क्यों पड़ी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं अगर आप जेई और नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक मेंबर तो मैं ही हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो घूमेगा हमारे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। क्लियर है? एग्रीकल्चर 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 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्रॉप की जो है वैरायटीज भी बहुत मिली, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिला और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमें बहुत सारे मिले। और आपको मैं बताऊं कि इंडियन फादर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इनके अंडर तो मैंने काम भी किया है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो बहुत ही मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा इस पर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमको यही बताता है कि इंडिया में बहुत सारी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा, नंबर बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। ठीक है, इस चीज़ की वजह से, ध्यान सुनिएगा, इस चीज़ की वजह से इंडिया में क्रांति आई जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं। पर इस चीज़ को करने के लिए हमें आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा। हम किस तरीके से ये करेंगे वो हम देखते हैं। जब हम स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड इन्हांसमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जनरली हम नई वैरायटी कैसे लाते हैं। न्यू वैरायटीज जो होते हैं बच्चों, वो जनरली हम लेके आते हैं कैसे? न्यू वैरायटीज जनरली हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लाते हैं। कैसे लाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लाते हैं। पर ये जो है ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लल्ला टाइम टेकिंग होता है। कैसा है? टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। अब हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं दो प्लांट्स के बीच में, हम सिर्फ इसमें बायोटेक्नोलॉजी में डिजायर्ड जीन पर काम करेंगे। डिजायर्ड जीन ढूंढेंगे कि कहां पर डिजायर्ड जीन है, उसे प्लाज्मिड में इम्प्लांट कर देंगे और प्लाज्मिड को प्लांट सेल में भेज देंगे। क्लियर है? तो बायोटेक्नोलॉजी आने की वजह से हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमारे पास अच्छी अच्छी वेराइटीज ऑफ प्लांट आ पाए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आ पाए, ठीक है, और अच्छे अच्छे मॉडिफाइड प्लांट आए, जिसकी वजह से हमारे आसपास अच्छी अच्छी वैरायटी के क्रॉप्स मिली, अच्छी अच्छी वैरायटी के फल, फ्रूट, दाने सब कुछ मिले। क्लियर है? अब आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की कहानी। चलिए, डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल दैट कंसिक्वेंटली हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ये बात आपको हमेशा समझ में आई होगी कि इंडिया में ग्रोथ का रेट तो कहने ही कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडिया में पॉपुलेशन का रेट जो है धड़ाधड़ बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि मेडिसिन फैसिलिटी बढ़ गई है, फूड जो है, अच्छी क्रॉप्स उगने लग गई हैं, अच्छा जो है रहन सहन का तरीका हो गया, साफ सफाई लोग रखने लगे हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो पैदा होते हैं उनका भी मोर्टेलिटी रेट घटा हुआ है। जो मदर जो बच्चे पैदा करती है उनका भी मोर्टेलिटी रेट घटा हुआ है। साथ ही साथ इंडिया में नेटैलिटी रेट बढ़ा, मतलब बर्थ रेट बढ़ गया, क्योंकि हर फैसिलिटी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुए जा रहा, पॉपुलेशन बढ़े जा रही। अब बेटा जी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब नॉर्मल फूड अगर आप उसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कोई नॉर्मल फूड अगर उसमें आपने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की तो फिर वो कैसे बढ़ेगा रे? समझ में आ रही बात? तो अगर आपने कोई नॉर्मल फूड इस्तेमाल, मतलब अगर आप नॉर्मल उगा रहे हैं और अपना जो है फूड जो है ग्रो कर रहे हैं, अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे ना बेटा जी, तो फूड कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतनी बात? मतलब फूड ग्रो तो होगा पर रेट कम रहेगा, मतलब प्रोडक्शन कम रहेगा, अमाउंट कम रहेगा। अब क्या करें मैम? अब हमें ऐसी कंडीशन में इंक्रीज ग्रोथ रेट जहां पर हो रहा है, वहां पर फूड की जहां कमी बनी हुई है, ऐसी कंडीशन में हमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, फूड का जो अमाउंट है
भैया सब एक ही प्रकार का फूड नहीं खाते, अलग अलग प्रकार के फूड का अमाउंट बढ़ा सके, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि अगर इंडिया में, वर्ल्ड में इंक्रीज फूड प्रोडक्शन हो तो हमें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है। एग्रोकेमिकल दैट इज केमिकल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी खेती कर रहे हैं उसका नंबर बढ़े, मतलब आप चाहते हैं कि अगर 10 किलो चावल उगता है, मेरे खेत में 15 किलो उगे, तो बेसिकली हमें अच्छे प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रॉड रेंज पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रॉड रेंज पेस्टिसाइड का मतलब यह है कि अगर आपने खेत पर उसको छिड़क दिया, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, अगर आपने खेत पर उसको छिड़क दिया तो ब्रॉड रेंज होनी चाहिए, मतलब आप एक ऐसा इंसेक्टिसाइड छिड़किए जिससे हर प्रकार के कीड़े पतंगे मर जाएं। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, ठीक, इनको ब्रॉड रेंज वाला इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हर प्रकार का फंगस मर सके, हर प्रकार के इंसेक्ट मर सके और हर प्रकार की वीड्स मर सके जो नॉर्मल पौधे की ग्रोथ में इंटरफेयर कर रही है। तो हमको सबसे पहले गुड एग्रोकेमिकल, यहां पे गुड एक शब्द होना चाहिए जो यहां नहीं लिखा है, पर आपकी शिप्रा मैम यहां पे ऐड करिए और आप लिखेंगे यहां पर गुड एक शब्द है, गुड एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। वी हैव टू यूज गुड क्वालिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड, गुड क्वालिटी ऑफ हर्बिसाइड, गुड क्वालिटी ऑफ वीडिसाइड। तो हमारे खेतों में कभी भी खराब वीड्स ना होगे, खराब हर्ब्स ना होगे, या खराब किसी भी खराब जो है इंसेक्ट्स ना आए, ठीक है, कोई पेस्ट ना आए। और ये ब्रॉड रेंज होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक ही वीड को अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट जो है वीडीसाइड छिड़के जा रहे हैं, पता चला नॉर्मल क्रॉप मर गई। तो हमेशा वीडीसाइड ऐसा इस्तेमाल करिए जो ब्रॉड रेंज का हो और मैक्सिमम वीड को किल कर रहा हो। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी, दे ऑल्सो इंक्लूड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हमेशा हमें फर्टिलाइजर जब हम डालते हैं तो ऑर्गेनिक होगा तो बढ़िया होगा, पर ऑर्गेनिक का जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, इसलिए ऑर्गेनिक जो खाना पीना होता है ना वो कैसा होता है बच्चा, वो होता है थोड़ा सा महंगा। नॉर्मली जो हम लोग बाहर से खाना लाते हैं वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, पर ऑर्गेनिक फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज, ये सब एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। जो गैया गोबर निकालती है उसी को हम खाद बना के डालते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ये स्लो होता है क्योंकि ऐसी खाद फसलों को धीरे धीरे मिलती है क्योंकि सॉलिड होती है। जबकि हम फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल करते हैं वो फर्टिलाइजर सॉइल की वाटर में डिसॉल्व होकर तुरंत प्लांट को अवेलेबल होता है। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं इस मामले में तो सही होते हैं, पर क्योंकि फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को घटा देते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे सिंथेटिक फाइबर्स का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ आपको हार्मोन्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वो हार्मोन जो बेसिकली आपकी प्लांट ग्रोथ को बढ़ा सके। क्लियर है? एंड कॉन्सेंट्रेटेड स्टोर्स ऑफ रॉ एनिमल मैन्योर, और साथ ही साथ हमें एनिमल का मैन्योर मतलब गोबर खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती अच्छी हो तो सबसे पहले आप अच्छा केमिकल इस्तेमाल करिए, अच्छे क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड इस्तेमाल करिए, अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करिए, अच्छे क्वालिटी के प्लांट हार्मोन्स इस्तेमाल करिए ताकि आपकी जो प्लांट जिस पे आप डाल रहे हो आजू बाजू वालों को कोई हार्म नहीं हो। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, उसके बाद हम ऑर्गेनिक, ये तो हुआ केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जहां पर आप जैसे मान लो खेती कर रहे हो और अगर आपकी ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल बेस्ड है, तो क्वालिटी ऑफ केमिकल भी बहुत मैटर करता है यार। अगर आप खराब सडनली क्वालिटी का केमिकल यूज करोगे तो सॉइल ही खराब कर देगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग में अब मान लो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि नॉर्मली हम ये फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब गाय की गोबर की खाद, जो घर का कचरा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर कौन से होते हैं जिसमें हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। बायोपेस्टिसाइड, वो बायोपेस्टिसाइड जिसको मतलब सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है? बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं जो इंसेक्टिसाइड को, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। ठीक है? इस तरीके से अगर हम इनकी भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है थोड़ी टफ जरूर होती है बच्चों, बट इसके जो क्रॉप्स होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं, मतलब जो हमने पहले पढ़ा उससे तो बेटर होते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर आपको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहां पर केमिकल का इस्तेमाल किए तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मतलब ही क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जीरो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, सब चीज नेचर वाली होती है, कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि किसी को लॉस नहीं होता, कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं होती,
ठीक है। कभी भी बाजू वाले प्लांट को अगर हम बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर अर्थ फॉर्म वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटा मुझे बताओ एनाबिना इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एल्गी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाजू वाले प्लांट को कोई लॉस नहीं होगा, जिससे हमेशा हार्मनी बनी रहती है। और हमेशा अगर हम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रीन लीफ मैन्योरिंग करेंगे, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का मतलब हम कुछ ऐसे प्लांट उगाते हैं जो प्लांट जमीन में गिर के सड़ जाते हैं, फिर वो मैन्योर बना लेते हैं। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, अर्थ फॉर्म से कंपोस्ट बनवाते हैं। मैन्योर अगर हम गोबर खाद की इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइजर मतलब अगर हम अपने खाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला दें जो फर्टिलिटी इंक्रीज कर दें, और साथ ही साथ हम एनिमल हस्बेंड्री, गाय का गोबर, वो एनिमल हस्बेंड्री उसके आजू बाजू कर दे, गाय भैंस पाल लें आजू बाजू। ठीक है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करें, मतलब कब कौन सी क्रॉप लगानी है, ओके, क्रॉप रोटेशन करते रहें। अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेस्ट कोई और चीज नहीं होती। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है बहुत स्लो होती है, और अगर हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत फास्ट होती है। पर दोनों में अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी इस्तेमाल करना है, और यहां पर भी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी मैटर्स। क्लियर, ये बताना जा रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड, तो मैंने आपको बताया इफ यू आर यूजिंग केमिकल फार्मिंग, अच्छा फर्टिलाइजर यूज करिए, अच्छा प्लांट हार्मोन यूज करिए। इफ यू आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आप अच्छा खाद यूज करिए, वर्मी कंपोस्टिंग यूज करिए, क्रॉप रोटेशन यूज करिए, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग इस्तेमाल करिए। और अगर इससे भी किसी भी तरीके से आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है तो अब आपको जाना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी में। वैसे ये जो आप वर्मी कंपोस्टिंग, ये क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कि आपने खेत में वर्म घुमा दिया, तो ये भी तो एक टाइप की टेक्नोलॉजी है। हमको क्या पता था कि जो है केचुए का जो ऊपर का कास्ट होता है जब वो सड़ता है तो वो मैन्योर बना देता है, अपने को तो पता ही नहीं था ये। ठीक है। पर ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, बट इट इज अ क्लासिकल टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में हम जनरली अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर क्रॉप की खेती ज्यादा हो, तो जनरली वी यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीएमओस। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और विश्वास मानिएगा साथियों विश्वास मानिएगा, इससे ज्यादा किसी भी और मेथड से आप क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो 100 से 200 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो थोड़ा पानी पी लो। चलिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने देखा, ध्यान से सुनिएगा, केमिकल फार्मिंग का प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा जी? केमिकल फार्मिंग का प्रॉब्लम ये हुआ कि दूसरी क्रॉप को लॉस हो रहा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा बोल रही लॉस। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का लॉस देखूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में लॉस ये हुआ कि आजू बाजू को तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि इसमें जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी सॉलिड होती है, उसको सिंपल होने में, रूट उसको एब्जॉर्ब करेगी तब थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर इससे हम ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? ओके, डन है। तो इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करो, फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है या प्लाज्मिड जो है ये अपना जीन लेके जाएगा। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट वी हैव टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वी हैव टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, कुछ भी बनाओ, वी हैव टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। क्लियर है? इन सब का एप्लीकेशन आप करेंगे, मतलब आप एग्रीकल्चर तो प्लांट बना लो, तो हमको बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने हैं जिसमें हम उनकी जेनेटिक्स को चेंज कर देंगे और वो प्लांट ठीक है, इस तरीके से क्रॉप जो है अपनी जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा लेगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन तो बिल्कुल 7वें आसमान में है। ठीक है। सो बेसिकली जीन मैनिपुलेशन जब भी हम करते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि जीन किसी में पहुंच जाए, तो जनरली क्या यूज करते हैं हम? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लल्ला क्या होगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिल गया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए मिल गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? ये प्लाज्मिड है बेटा, ये तुम्हारे पास डिजायर जीन है, बस कुछ नहीं करना है, प्लाज्मिड में अपना डिजायर जीन घुसा दो। क्लियर? ये बन गया आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड को बेटा अब आप एक होस्ट सेल में घुसा दो। ठीक है। होस्ट सेल कुछ भी हो सकती है, इट में बी प्लांट सेल, इट में बी एनिमल सेल, इट में बी एनीथिंग। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर ले जाओ, आ जाओ। ठीक है, ये अब आपका बन गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम करते क्या है कि होस्ट सेल में हम किसको, ये आप बैक्टीरिया पढ़े हैं कि होस्ट सेल क्या होता है? बैक्टीरिया होता है।
पर यहाँ पर हमारे लिए होस्ट सेल कौन सी सेल है लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारे, प्लांट सेल। सो बेसिकली वी हैव टू मेक द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, वी हैव टू इंजेक्ट द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द प्लांट, और इस विधि से हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं। क्रॉप इन विच फॉरेन जीन हैव इंट्रोड्यूस्ड, तो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मतलब बेसिकली what we are doing, we have to modify the plasmid। अब इस प्लाज्मिड का कहां पे इस्तेमाल होता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका है वो हम देखते हैं। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया वो क्यों आया, क्यों क्रॉप प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ी 1960 में। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 20th सेंचुरी में आया, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज मिली। इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज कैसे मिली बच्चों? इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी हमें मिली आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की वजह से। उसके बाद यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हुई, मतलब लोगों ने वही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो अच्छी खाद इस्तेमाल की, क्रॉप रोटेशन किया, वर्मी कंपोस्टिंग की। अगर आप केमिकल फार्मिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, अच्छे हार्मोन्स का इस्तेमाल किया, और यूज ऑफ गुड एग्रोकेमिकल। सेम चीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मतलब क्रॉप रोटेशन प्रॉपर में, क्रॉप मैनेजमेंट प्रॉपर में, अच्छे समय पे कटाई, बुवाई, सुकाई, गहाई सब कुछ किया। तो ये हो गया यूज ऑफ गुड एग्रोकेमिकल, जिसकी वजह से जो है एक समय ऐसा आया जब हमारे पास वो जो है 1960 20वीं सेंचुरी के आसपास हमारे पास एग्रीकल्चर में एक बूम आया कि हमारे पास एक अच्छी ग्रो करने वाली वैरायटीज आई और हमने बढ़िया तरीके से जो है खेती की। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है मतलब पहले अगर हम एक प्लांट उगाते थे, ठीक है, अब हम उसी समय पर 3 से 5 प्लांट उगाते थे। तो इन्होंने पूरे कंटेंट में अगर हमको 10 क्विंटल गेहूं कहीं मिलता था किसी एक खेत से, तो अब उसी खेत से हमको 30 क्विंटल गेहूं मिलने लगा। ग्रीन रिवोल्यूशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर ये फैक्टर्स नहीं होते। पहला, ग्रीन रिवोल्यूशन में सक्सेस होने का सबसे पहला है आपका, मतलब बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है खेती बढ़े, ध्यान समझना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी खेती बढ़े, सो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज नॉट कंप्लीट सक्सेस। क्यों नहीं ग्रीन रिवोल्यूशन को आज भी सक्सेस मिल पा रहा है, आइए समझते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रीन रिवोल्यूशन। ये आपसे पूछा जा सकता है, बताइए ग्रीन रिवोल्यूशन, चलिए हम मानते हैं कि 20th सेंचुरी में हमारे पास अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स आए, पर ये इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ हर जगह। सबसे पहला कि हम जो ये हमको रिकमेंड कर रहे थे कि खेतों में फलाना वाला केमिकल यूज करो बेटा, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव था। अब हर किसान के पास इतना पैसा नहीं है ना यार, तो इसलिए वो ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करने लगा। हाई यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अगर हम चाहते हैं कि हम घर पे ब्रीड करके अच्छे वैरायटी पैदा कर ले तो ऐसा नहीं है, तो हमें जो है उनको जो है अच्छे स्टेराइल एनवायरनमेंट में प्रॉपरली मैनेज करके वेयर हाउसेस के अंदर ब्रीड कर, वेयर हाउसेस मतलब कि प्रॉपर कवर्ड एनवायरनमेंट के अंदर ब्रीड कराना पड़ा, वो भी सेटअप इम्पॉसिबल सा हो गया। न्यू वैरायटीज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। अब हुआ ये कि एक गरीब किसान अगर उसको अच्छी वैरायटी दे दी तो वो ज्यादा पानी मांगता था, ज्यादा फर्टिलाइजर मांगता था, ज्यादा पेस्टिसाइड मांगता था, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है बढ़ गई। अब अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो आसपास की या सॉइल को भी तो हार्मफुल इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात की, आया टकराया और चला जाए वाला हाल हो रहा है। तो सबसे प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई पढ़ने के दौरान वो ये समझ में आई कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे जो मेजर रीजन है वाज द एक्सपेंस, क्योंकि ये टेक्निक्स जो है ना ये महंगी होती है। इन्होंने बोल दिया कि अगर आपको फलाना क्रॉप बढ़ाना है तो फलाना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे कॉस्ट भी कोई एक चीज है कि नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव चीजें ही जो है हर किसान के पास इतना पैसा हो ये जरूरी नहीं है बेटा, ना 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 ना। अब हर किसान के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो क्या बेचारा खेती ना करे, खेती तो करेगा ही वो, तो वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से खेती करने लगा। अब बात आई ब्रीडिंग की कि तुम भैया ब्रीड कर लो 2 प्लांट्स के बीच में, तो ऐसे खड़े खड़े ब्रीड थोड़ी हो जाता है यार, ये वाले मटर का ये वाले मटर के साथ ब्रीड कर दो, नए प्रकार का मटर मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमको एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए ब्रीडिंग के लिए, वो भी नहीं दे पाए किसान। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ये सब जो है गड़बड़ काम है, जिसकी वजह से हमको इतना जो है हमें क्या कहते हैं इतनी सक्सेस नहीं मिली। आजकल मैं इतना जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि मैं भड़बड़ा जाती हूँ, क्लियर है। तो सक्सेस ना मिलने का कारण क्या है, कॉस्ट जो है ज्यादा था इसका, ज्यादा फर्टिलाइजर मैन्योर इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे थे जो कि महंगे थे, ज्यादा मैन्योर फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से सॉइल खराब होने लगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्रीडिंग ये करवा रहे थे कन्वेंशनली, वो जो है क्या नाम से कन्वेंशनली वो पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते
हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, आप फर्टिलाइजर से ना जूझें, आप कॉस्ट से ना जूझें, आपकी सॉइल खराब नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से हम नया प्लांट ला सकते हैं, पर वो प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? कुछ नहीं है बेटा, आप लोगों ने एक डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए था, सेम चीज फिर से रिपीट हो रही है। ये आपका डिजायर जीन था, इस डिजायर जीन को लल्ला मेरे प्यारे बच्चों आपने इस प्लाज्मिड के अंदर घुसा दिया, तो आपका एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंच गया और आपने लीफ की इस सेल के अंदर इसको जीन गन से इंट्रोड्यूस कर दिया। बस इतनी सी तो बात है, ये इंट्रोड्यूस हो गया। क्लियर? समझ गए? ये बात आपको समझ में आई? दिस इज द जीन क्लोनिंग। क्लियर है? सो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जीन क्लोनिंग की वजह से पूरे बायोलॉजी को, पूरे एग्रीकल्चर को एक न्यू डायमेंशन मिला कि आप फर्टिलाइजर से बच सकते हैं, आप प्लांट ब्रीडिंग जो है नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, साथ ही साथ क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगी और आपकी सॉइल भी खराब नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात? और इस वजह से जब हम ब्रीड करते हैं, जब हम क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका प्लांट का जीनोटाइप होता है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपको बार बार ब्रीडिंग, देखो जब हम लोग ब्रीडिंग करते हैं ना, ध्यान से सुना, जब हम ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीड करके नया प्लांट बनाते हैं। ब्रीड इज व्हाट कि एक प्लांट तू आ जा, एक प्लांट तू आ जा, हम तेरे को ब्रीड करेंगे। और तेरा ब्रीड कैसे करेंगे कि एक फ्लावर होगा, उसको हम, आप लोगों ने पढ़ा है इमैस्कुलेशन के बारे में, पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को इमैस्कुलेशन में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि जो फ्लावर होता है उसका मेल पार्ट हम हटा देते हैं। ठीक है, जो हमको डिजायर ये मेल का कैरेक्टर चाहिए उसका जो है वो आपके एंथर पोलन ग्रेन लाके गिरा देते हैं, उसके बाद कवर कर देते हैं और हमारी ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो जाती है। जनरेशन टू जनरेशन हमें उसी प्रकार के ब्रीड मिलते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि ब्रीडिंग में जो है जनरेशन चेंज होने के चांस भी होते हैं कि गलती से अगर एक भी पोलन ग्रेन गिर गया तो हो सकता है कोई दूसरा प्लांट आ जाए, पर इसमें ये चांस नहीं होते। तो ब्रीडिंग जो है वो भी एक लॉन्ग प्रोसीजर है और फेलियर होने के चांसेस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें फेलियर होने के चांस नहीं है, फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय के बाद वैरायटी चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जीन क्लोनिंग प्रोवाइड अ न्यू डायमेंशन टू द क्रॉप, ब्रीडिंग इनेबल्स द चेंजेस टू बी मेड टू द जीनोटाइप ऑफ प्लांट। तो बेसिकली हम इससे नया जीनोटाइप बना पाए। क्लियर है? अब अगर हमें जीन क्लोनिंग करनी है बेटा, लल्ला मेरे आंखों के तारे, इफ वी वांट जीन क्लोनिंग, तो अच्छा देखो, कोई भी प्लांट है ना, ध्यान समझना, अगर हम चाहते कि हमारे पास कोई बढ़िया शानदार जबरदस्त प्लांट हो तो भैया जी बाहर से कोई जीन ऐड कर दो, जिस जीन को पाएगा प्लांट, ये तो आ गया प्लांट हार्मोन बनाने वाला जीन आ गया है, अब ये जीन से हार्मोन बनेगा और हमारी ग्रोथ हो जाएगी। किसी जीन का, जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, अगर उसके ग्रोथ में कोई एक ऐसा जीन है जो उसकी ग्रोथ को रुकावट करता है तो उसका जीन निकाल लो। ये दोनों ही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होंगे कि नहीं होंगे? आप किसी प्लांट में नया जीन घुसा दो, किसी प्लांट से कोई जीन निकाल दो, ये दोनों ही तो मॉडिफाइड प्लांट हुए कि नहीं हुए? सो बेसिकली यही बता रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो कोई जीन ऐड कर दें या तो कोई जीन निकाल लें। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन में जो परेशानी, जो विपत्ति, जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं, अगर उनसे छुटकारा छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट मी ड्रिंक। आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी प्यास लग रही, पर क्या करूं। ओके, नाउ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, ध्यान सुनिए, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, सब में हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, ध्यान से समझना, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, फाड़ू चीज है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ये बोला कि चलो हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम मैन्योर नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खराब हो जाते हैं, पर वो बोल रहे थे कि हमारा वाला ये वाला इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। पर बाद में समझ में आएगी सब बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, तुम तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का इस्तेमाल कर लो। ये एक प्रकार का रिवोल्यूशन है बेटा, रिवोल्यूशन ही कहते हैं इसको। आपने प्लांट, हम किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं उनका जीन निकाल कर, समझ रहे हो बात को? हम किसी को भी
मॉडिफाई कर सकते हैं उनका जीन निकाल कर। हम प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर सकते हैं, फंगस को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किसी सेल से कोई चीज निकाल सकते हैं, हम कोई किसी सेल में कोई चीज डाल सकते हैं। कोई सेल है जो इंसुलिन बना रही है तो हम इंसुलिन भी बाहर निकाल सकते हैं, उसको पैक करके हम पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर मुझे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, जो भी किसी भी तरीके से उनके जीन में या प्लाज्मिड में डीएनए में ऑल्टरेशन किया गया, उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं। अब उसके बाद जो है ये ट्रांसजेनिक प्लांट में हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई हमारे घर में कोई खेत है, ध्यान सुना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लो कि मेरे घर में कोई प्लांट है, समझ रहे हो बात को, मान लो मेरे घर में कोई प्लांट मैंने लगा रखा है, ठीक है, लगा हुआ, कोई टेंशन नहीं है, पर वो प्लांट जो है वो किसी ठंडी में उग पाता है, भरी गर्मी में नहीं उग पाता, ठीक है। रेगिस्तान में जाओ, वो भरी ठंडी में नहीं उग पाएंगे, भरी ठंडी वाले प्लांट रेगिस्तान में नहीं उग पाएंगे। पर अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लांट जो है गर्मी, दोपहरी, ओला गोला, पानी, बरसात में ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर हम इनके ऊपर एक रेजिस्टेंट जीन दे देते हैं जो हर विपरीत परिस्थितियों में उसे खड़े रहने में मदद करता है। सो बेसिकली ये जो क्रॉप होती है इनके अंदर हम ऐसे जीन डाल देते हैं जो एडवर्स परिस्थिति जैसे कि कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इन सब को ये सह लेते और सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इस्तेमाल करेंगे, और इसका बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त एग्जांपल है बीटी कॉटन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आप कुछ ऐसे प्लांट्स को जनरेट कर दिया है कि ससुर अगर वो खा ले कोई ऑर्गेनिज्म तो वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाता। मतलब सोचो इससे ज्यादा बदनसीबी उस इंसेक्ट की होगी क्या यार। वो इंसेक्ट गया, मैं खाऊंगा तुझे आज, बीटी कॉटन बोलेगी चल बाजू वाली बीटी कॉटन खा ले, तू तो खा ले, तुझे तो पता चलेगा। जैसे ही वो खाया वो इंसेक्ट ही मर गया। क्यों मर गया वो हम जानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको समझ में आया कि ये बेसिकली ये ऐसा रेजिस्टेंट पौधों में जनरेट कर देते कि ये पेस्ट को ही मारना शुरू कर देते हैं। इनको कोई खा ले तो ये पेस्ट ही मर जाता है। हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जनरली जब भी हम कटाई करते हैं तो बहुत सारा लॉस हो जाता है, क्योंकि सड़ गई क्रॉप, ढंग से कटी नहीं क्रॉप, खेत में छूट गया क्रॉप, ठीक है, सफाई नहीं हो पाई, धुलाई नहीं हो पाई, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से जब भी कटाई होती तो बहुत सारा लॉस हो सकता है। गर्मी वर्मी हो गई, पानी गिर गया तो सारी फसल सड़ गई, हार्वेस्ट करने गए तो 10 किलो क्विंटल गेहूं निकलना चाहिए था, आधा क्विंटल भी नहीं निकला। पर अगर हम कोई ऐसी गेहूं की वैरायटी बना लें, कितना भी पानी गिर जाए वो गिरेगी नहीं बच्चों, कितना भी पानी गिर जाए वो गिरती ही नहीं है। और अगर कितना भी पानी गिर जाए अगर वो गिर नहीं रही, मतलब वो ट्रांसजेनिक वैरायटी है। क्लियर है, हमने उसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंट का जीन डाल रखा है। ओके, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट, दिस इज प्रिवेंट बाय अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन में पहले ये बताया गया कि तुम फलाना फर्टिलाइजर यूज करेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अल्टीमेटली फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेत में डालेंगे तो क्रॉप जो है ठीक है हो जाएगी, पर सॉइल फर्टिलिटी एकदम रिड्यूस, एकदम उसकी खत्म हो जाती है। अब सॉइल फर्टिलिटी अगर खत्म हो जाएगी तो आगे आने वाली क्रॉप जो उस पर उगाओगे कैसे उगेगी यार। और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जब पानी गिरता है तो सारा बह के चले जाते हैं, जबकि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स लगाएं तो वो बहते नहीं हैं, क्योंकि वो एडवर्स एनवायरनमेंट में भी खड़े रहने के लिए हमने उनको बना रखा है। तो बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से खराब नहीं होगी। पर अगर हम एग्रोकेमिकल्स के थ्रू जो है केमिकल्स के थ्रू खेती कर रहे हैं तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी की सत्यानाश हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ हम कुछ जीन को ऐड करके हम इन क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। क्या बताओ, किसी भी खेती के मेथड में, ध्यान से सुनना, किसी भी खेती के मेथड में मुझे तो तुम इतना बता दो कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस एक ऐसी वैरायटी है जिसमें हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। बताओ ऐसी कौन सी खेती है कि हम लगाने गए थे भुट्टा, पर हमने भुट्टे की वैरायटी लगाई ये, पर जब भुट्टा काटा तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई थी। ऐसा नहीं होता। पर अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट मॉडिफाइड प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपने कोई ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर रखे हैं जो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक कॉम्पोजिशन को ऑल्टर कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, ठीक है। अब मैं गोल्डन राइस के बारे में पढ़ाती हूँ, फिर बीटी कॉटन में हम लोग इसका वो भी पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट विद द गोल्डन राइस। कम ऑन बच्चों, गोल्डन राइस। चलिए, गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस का मतलब है सुनहरे चावल, सुनहरा चांद सा चेहरा, सुनहरे चावल। क्या होते हैं सुनहरे चावल? आइए देखते हैं। गोल्डन कलर के होते हैं। नॉर्मल राइस कैसा होता है? व्हाइट कलर का। देखिए क्या हुआ, गोल्डन राइस जनरली उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जिनके पास भी विटामिन ए कम होता है, जिनके पास भी विटामिन ए कम होता है, उनको गोल्डन राइस खिलाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहानी है आइए समझते हैं। अब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंड। ओहो, ठीक है, इसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब समझिएगा मेरी बात जो समझा रही हूं मैं आज। मान लो, ठीक है, ये हमारे पास डैफोडिल्स, ठीक है, डैफोडिल्स नाम के फ्लावर्स होते हैं, डैफोडिल्स। ठीक है, इन डैफोडिल्स प्लांट के पास एक जीन होता है। अब बताओ कि विटामिन ए किससे बनता है? ठीक है, अब लोग कहते हैं गाजर खाओ तो आंखें तेज होंगी। गाजर में ऐसा क्या है? गाजर में बीटा कैरोटीन है बच्चों। तो इनके पास एक जीन होता है जो कि बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन से ही बाद में आपका क्या बनता है? बीटा कैरोटीन से ही बाद में आपका विटामिन ए बनता है। बीटा कैरोटीन जीन है। ये बीटा कैरोटीन जीन हमने डैफोडिल से कट किया। कट करने के लिए हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे हम। बोलिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इसका जीन कट कर लिया। ये है डैफोडिल का जीन जो कि बीटा कैरोटीन बनाता है। क्लियर है? उसके बाद लल्ला, अब याद करो, आप याद करो साथियों, हम लोग प्लांट के लिए कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं? प्लांट के लिए कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं? बताओ बताओ सखियों, सखा सखियों, जल्दी बोलो, भूल गए सब है? सब ऐसे चल रहा है कार्यक्रम आप लोगों का। बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। है बोलिए। प्लांट प्लाज्मिड हम यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, प्लांट के लिए जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका टीआई प्लाज्मिड। क्लियर हो गई इतनी बात? अब होता यह है कि जो जीन बीटा कैरोटीन जीन है, इसको हम टीआई प्लाज्मिड के अंदर ऐसा घुसा देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये थोड़ा सा मोटा ले लूंगी। ये देखो, ये बन गया। बोलो बोलो बोलो। ये जो आपका बीटा कैरोटीन का जीन है, अब हमने क्या बना लिया? ये है आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये क्या बन गया आपका बच्चों? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर है? अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास क्या है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास है बीटा कैरोटीन का जीन। बीटा कैरोटीन का जीन है। अब याद करिए, ठीक है, याद करिए। ठीक है, अब मैं एक पत्ती बना लेती हूँ। हालांकि ऐसी पत्ती नहीं होती राइस की, पर बना लो यार। ये एक पत्ती है। ठीक है, ये एक पत्ती है जो कि राइस की पत्ती है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? राइस की पत्ती है, जबकि राइस की पत्ती ऐसी होती नहीं है। और मान लो ना, मानने में क्या रखा है? तुम सब मान लेते हो, माना की, फिजिक्स सॉल्व करते हो माना की, जो है फलाना की, बस बायो में नहीं मान सकते। क्यों? है, चलो राइस। ठीक है, ये राइस लीफ है। अब इसको जो है हमने जीन गन के थ्रू हम वेक्टर्स में डाला, पर डायरेक्टली हम इसके लिए, हमारे लिए जो राइस लीफ है ना, ये जो राइस लीफ है बेटा, यही हमारे लिए होस्ट है। राइस लीफ जो है ना, यही हमारे लिए होस्ट है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप ये प्लाज्मिड ले जाओ जो कि रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये प्लाज्मिड अपना नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर होता है। तो ये प्लाज्मिड अपना नंबर धड़ 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 बढ़ाएगा। बढ़ा लिया, प्लांट सेल के अंदर इसका नंबर बढ़ा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो गाइस, जल्दी जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये लीफ है। लीफ की सेल बना दूं क्या यार थोड़ी सी? ला 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 ला। ये कोई लीफ की सेल थी। मान लो ये कोई लीफ की सेल थी। ठीक है, ये कोई लीफ सेल है। क्लियर है? समझो बात को। देखो, यहां पर हम लोगों ने किया। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बच्चों? ये बीटा कैरोटीन जीन, ये बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन इसमें बनाता जाएगा।
ये देखो ये बन गया बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये बन गया बीटा कैरोटीन। क्लियर? ये बीटा कैरोटीन अब जो है राइस के प्लांट में आ चुका है। अब जो राइस भी उगेगा वो किस कलर का होगा? येलो, गोल्डन कलर का। फिर से समझें, बेसिकली यहां पर चलिए, तो डैफोडिल्स क्या होता है? डैफोडिल्स बेसिकली के येलो कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। डैफोडिल्स का क्या करना है हमको, एक बार पूरा सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको और कहानी समझेगी। तो डैफोडिल्स हमने एक प्लांट लिया, इसकी हमने एक सेल निकाली, ठीक है। सेल से हमने कौन सा जीन निकाला बच्चों? सेल से हमने जीन निकाला बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जीन को हमने जो है ये इसकी जो सेल है इससे हमने जीन कट किया। अब कैसे कट करेंगे? इसका डीएनए निकालेंगे, डीएनए में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकालेंगे, डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये हमारा बीटा कैरोटीन का जीन निकल कर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका रिकॉम्बिनेशन करेंगे और उसके बाद इसे हम एक प्लाज्मिड में डालेंगे। क्लियर है? प्लाज्मिड में डालने के बाद ये आपका बीटा कैरोटीन का जीन जो डैफोडिल्स नाम के फ्लावर से निकाला था वो प्लाज्मिड में पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब प्लांट में ध्यान से सुनिए, प्लांट में जब भी हमें कोई जीन जो है भेजना है, बेसिकली हम ये बीटा कैरोटीन जीन क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं राइस प्लांट की सेल में? हम इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि उस सेल में बहुत सारा बीटा कैरोटीन बन सके। क्लियर है? क्या बन सके? बहुत सारा बीटा कैरोटीन बन सके। तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया बच्चों? जीन गन। जीन गन से हम डायरेक्टली उसी सेल में अपना बीटा कैरोटीन जीन छोड़ दिए। बीटा कैरोटीन जीन जो कि प्लाज्मिड में इंसर्ट था। अब ये प्लाज्मिड में किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? प्लाज्मिड में होती है सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लाज्मिड में क्या प्रॉपर्टी होती है? सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होता है। और ये जो है यही जो राइस की सेल के अंदर ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारा बीटा कैरोटीन प्लांट की सेल में बना देगा, मतलब राइस प्लांट की सेल में बना देगा। अब ये बीटा कैरोटीन किस कलर का होता है? आपके गोल्डन कलर का, येलो कलर का, इसीलिए आपका चावल क्या होता है? येलो कलर का दिखाई देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्डन राइस। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ गोल्डन राइस हमेशा हम उन लोगों को देते हैं, देखो एक होता है रेड राइस, ब्राउन राइस, गोल्डन राइस, और आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में उसको रेड राइस बोल दिया था। रेड राइस इज अ डिफरेंट थिंग, वो पानी के नीचे होता है। ब्राउन राइस होता है एक होता है व्हाइट राइस। तो ब्राउन राइस को अपन लोगों ने खाया होगा, डाइट वाइट के समय अपन खाते हैं, बहुत देर में पकता है ये। एक होता है व्हाइट राइस जो जल्दी पक जाता है, बढ़िया लगता है, शानदार लगता है, मुझे तो सबसे बेहतरीन वही वाला चावल लगता है। ये होता है गोल्डन राइस। तो जिनको भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जिनको भी नाइट ब्लाइंडनेस वाली समस्याएं हैं, वो ये वाला चावल खाकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप अपनी बीमारियों को भी सही कर सकते हैं। और आपने एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, एक ट्रांसजेनिक राइस बनाया और उस राइस को खाकर आपके शरीर में विटामिन ए की जो है तरोताजगी आ जाती है। तो आपको समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या फायदे होते हैं बच्चों? क्लियर हुई इतनी बात? ये बात समझ में आ गई? तो गोल्डन राइस क्योंकि बीटा कैरोटीन की वजह से हो जाता है। ओके, तो गोल्डन राइस क्या है? ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है किसकी? ओराइजा सटाइवा की। ठीक है, किसकी वैरायटी है? ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है ओराइजा सटाइवा की। इसमें होता है गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसे हम गोल्डन राइस कहते हैं क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन जीन पाया जाता है। और आपको मैंने एक एक स्टेप बताया कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ द इसे ल्यूगो और पोटाइकस ने ढूंढा था। ठीक है, गोल्डन राइस जो है ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस होता है जिसमें बीटा कैरोटीन जो है वो हम लेते हैं। बीटा कैरोटीन हम कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं डैफोडिल नाम के फ्लावर से लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा प्लाज्मिड, हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हमें नॉर्मली किसी जीन का नंबर बढ़वाना है, ठीक है, तो हम बैक्टीरिया को जनरली होस्ट सेल लेते हैं। पर अगर हमें प्लांट में किसी चीज को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंसर्ट कराना है तो जो प्लाज्मिड होगा, जो प्लाज्मिड नॉर्मली बैक्टीरियल सेल में किसी चीज को भेजना है तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करोगे। पर अगर ये याद रखो कि अगर मान लो कि किसी अगर हमें प्लांट में किसी जीन को भेजना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफिकेंस का हम प्लाज्मिड लेते हैं और उसमें हम अपना जीन डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस प्लाज्मिड को हम डायरेक्टली जीन गन के द्वारा प्लांट जो आपके राइस की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर बढ़ाता है और उस सेल के अंदर आपका बीटा कैरोटीन बढ़ता जाता है। गोल्डन राइस हो गया। क्लियर है? बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है एक बार उसे एनसीईआरटी से पढ़ लेते। देखिए, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट टू इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन दे दनादन धड़क धड़
धड़ाधड़ बढ़ी जा रही है। और ऐसी कंडीशन में ये बात समझिएगा कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ाना नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करेंगे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, या अगर इन दोनों में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड कल्चर करेंगे। ये बात क्लियर हुई। अब द ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसमें हमने क्या देखा कि उसमें हमने देखा कि जो क्रॉप हम 1 टन उगा रहे थे अब उसमें 3-4 टन उगने लगे ग्रीन रेवोल्यूशन से। पर ये हमेशा याद रखिएगा कि ये ह्यूमन इतने भी, देखो भले ही हम 3 गुना बढ़ा दे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बताया कि भैया तुम अच्छा मैन्योर यूज करो, अच्छा फर्टिलाइजर यूज करो, अच्छा प्लांट हार्मोन यूज करो, अच्छी कंडीशन दो, प्लांट ब्रीडिंग करो, जिससे आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बावजूद ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया में कि हम सबका पेट नहीं भर सकते, और ऐसी कंडीशन में हमें कुछ इंप्रूव्ड वैरायटी चाहिए हैं जो कि जनरली मतलब इंप्रूव्ड वैरायटी का मतलब ये होता है प्लांट ब्रीडिंग कर लो, हाइब्रिडाइजेशन कर लो तो इंप्रूव्ड वैरायटी आ जाएगी। ठीक है, आप अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज करो, अच्छे इंसेक्टिसाइड का यूज करो, अच्छे पेस्टिसाइड का यूज करो, तो भी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़िया रहेगी। नहीं तो पता चला क्रॉप उगाने गए, सारे इंसेक्ट खा लिए, क्रॉप ही खत्म हो गई। ओके, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं, क्रॉप्स को स्टोर अच्छे से करते हैं, अच्छे केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो हम अपने जो है क्या करते हैं, फर्टिलिटी मतलब अपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्रोकेमिकल जो ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया गया कि ये यूज करो तो बढ़ेगा, ये यूज करो तो बढ़ेगा, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव होगा तो किसानों पे लोड आएगा और वो लोग वो यूज नहीं करेंगे तो क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ेंगे, जो कि फूड इनहैंसमेंट टेक्निक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग प्लांट को ब्रीड करते हैं, प्लांट ब्रीड से एक नई जो है ब्रीड बनाते हैं, पर ये स्लो प्रोसेस होता है। कई बार जब हम ब्रीड करते हैं तो क्वालिटी चेंज हो गई, पता चला हम लोग क्या करते हैं जनरली, पता क्या करते हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर होता है उसका स्टेमन हटा देते हैं और हम अपना डिजायर स्टेमन से अंदर जो पोलन ग्रेन है वो डाल देते हैं, तो हमें जो भी डिजायर वेराइटी चाहिए होती है वो मिल जाती है। अब गलती से अगर कोई पोलन ग्रेन आ गया उसमें बाहर से, जो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो अब आपकी दूसरी वैरायटी आ गई। अब आपकी पूरे राइस के वैरायटी में पता चला बीच में एक ऐसी वैरायटी घुसी है जो उसका मेंबर था ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग जब भी हम करते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स को मिक्स करते हैं, 2 कैरेक्टर्स को मिक्स करते हैं, हम लोग जब करते हैं तो हमको डिजायर कैरेक्टर मिल जाता है, पर बार बार ब्रीडिंग करने से कैरेक्टर खराब हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो अब क्या करें, अब इस्तेमाल करिए टेक्नोलॉजी का। अगर हम चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम यील्ड मिले तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए करिए क्योंकि आप एग्रोकेमिकल्स अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर ये याद रखिए कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वो स्लो है। ठीक है, आपके खेतों पे जो है तो जो टमाटर 3-4 महीने में हो जाने थे 6-6, 8-8 महीने ले रहे हैं, तो समय बढ़ रहा है। अगर आप एग्रोकेमिकल्स के थ्रू एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो केमिकल है, जैसे सॉइल इनफर्टिलिटी हो रही है, बड़ी ही दिक्कत है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनमें हमने जीन का कोई ऑल्टरेशन किया है। हम किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं, प्लांट सेल को ऑल्टर कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल को, फंगल सेल को, एनिमल सेल को, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी जीन ऐड कर सकते हैं, कोई भी जीन निकाल सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म। इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। क्यों यूज करना है, क्योंकि इस प्रोसेस से हम कुछ ऐसे क्रॉप्स को उगा सकते हैं जो ठंडी, सूखा, सैलिनिटी, हीट सबको बर्दाश्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर हम कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जो बड़े ही खतरनाक और पॉइजनस है। इनको कोई इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट ही मर जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही ये एडवर्स परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, तो प्रोडक्शन जो आपकी क्रॉप जो है लॉस है वो कम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ मिनरल यूसेज जो होता है वो प्लांट मैक्सिमम कर सकता है। पता चला मिनरल है सॉइल का, बारिश हुई तो सारा फर्टिलाइजर ही बह गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसमें हम कुछ वैराइटीज में हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया गोल्डन राइस, जिसमें हम डैफोडिल का जो है जीन लगाते हैं। क्लियर है बच्चों? सो आज हमने ये सीखा, ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे प्यारे बच्चों। आज हमने ये सीखा कि
ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ह्यूज इंक्रीज इन द क्रॉप्स। मतलब कहने का ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हर का पेट नहीं भर पाया। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम हरित क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से लोगों को ये समझ में आया कि हमें बेहतरीन तरीके से खेती कैसे करनी है और हम अच्छी अच्छी वेराइटीज ब्रीडिंग के थ्रू ला सकते हैं। पर लोगों को ये एक्सपेंसिव लगा, सॉइल फर्टिलिटी गड़बड़ हुई, ब्रीडिंग सही से हो नहीं पा रही थी, तो अब वो क्या करें, अब वो जाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स पे। उन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को वो खेतों पे ग्रो करेंगे, पहले ग्रो कर लेंगे, फिर उनके बीज को कलेक्ट कर लेंगे, वो बीज अपने खेतों पे लगा लेंगे अपन यार, और बढ़िया तरीके से खेती करेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आपने नहीं करना है नन्ना, ये आप नहीं करेंगे। कोई खेत जो किसान बोल रहा आज मैं ये वाला जीन काटूंगा, अब भैया उसको अपना खेत काटने दो, तुम उससे जीन वीन मत कटवाओ। इसे कौन काटता है, इसे जेनेसिस्ट काटते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट काटते हैं, और बढ़िया वो एक ऐसी ब्रीड रेडी कर देते हैं, फिर वो ब्रीड का जो है ग्रो कर देते हैं, और ग्रो करने के बाद मार्केट में ला देते हैं और तुम उसे यूज करो, तुम खेतों पे ग्रो करो, तुम्हारी बनेगी, अगले साल के लिए बीज रख लेना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं बेस्ट होते हैं, क्योंकि सब कुछ ओला पाली गोला गोला मोला सब सह सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह सकते हैं। तो आज मैंने आपको यह सिखाया कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन से लोगों को सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिला, सबको भोजन क्यों नहीं मिल पाया, और क्यों हमें जरूरत पड़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की। और मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी आप इस जेनेटिक्स से बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने गोल्डन राइस के बारे में पढ़ा, जिसमें हम डैफोडिल का बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट करके उसे गोल्डन कलर का बनाते हैं। ये नहीं सुनहरे बाल वाली कन्या है ना, इसमें होता है बीटा कैरोटीन जीन, और आप इसको खाइए, अपने शरीर में बीटा कैरोटीन बढ़ाइए और रात औंधी में देखते जाइए। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। इफ यू वांट मोर सेशन विद मेरे प्यारे लल्ला, तो आप जाइए, आप वेबसाइट पे जाइए, क्लास 12 पे जाइए, मेरी फोटो पे जाइए, फोटो अच्छी है ना मेरी, बताना चेंज करना हुआ तो। उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे देखिए, सारे लेक्चर मेरे बने हैं, सबको बताइए। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ और मुझे कोई ऐसा मिलता है, शिप्रा मैम मैंने आपको देखा है। इसी तरीके से लोगों को बताइए कि शिप्रा मैम के लेक्चर पढ़ो, यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई द नीट। ये नीट के लिए कंटेंट बने हुए हैं, एंड स्कूल एग्जामिनेशन में तो आपको फोड़ के आना है। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।